नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और अब प्रिपरेटरी लीव पर जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं एग्ज़ाम को लेकर। और इन दिनों जो है वो होता है कि लगभग 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं, तो किस तरह से तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि अच्छे मार्क्स आएँ। और आपके इन्हीं सवालों के साथ हम मौजूद हैं ड्यू के मिरांडा हाउस में, और हमारे साथ मौजूद हैं मिरांडा हाउस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा, और उनसे जानेंगे कि ये जो समय है इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। मैम, प्रिपरेटरी लीव बस शुरू होने ही वाली है और स्टूडेंट्स अब अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कैसे अब इस समय का उपयोग करें, क्या टाइम टेबल बनाएं। और प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत होता है कि आजकल बहुत करते हैं। हाँ, आपने सही बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। अभी स्टूडेंट्स का भी, हम टीचर्स के साथ भी होता है, रिसर्चर्स के भी साथ होता है। जब कोई एग्जामिनेशन या कोई भी एक डेडलाइन आ जाता है कि आपको अभी इसको देना है, तो लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर में कर लूँगी, आज मैं एंजॉय करती हूँ, कल से पढ़ाई शुरू करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स को अब शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट पहले से ही शुरू करना चाहिए था, लेकिन अब अगर नहीं किए हैं, असाइनमेंट्स तो लिखा है उन्होंने, अपने कंटिन्यूस असेसमेंट में भी रहे, तो उसको सारा कंप्लीट कर ले। क्योंकि अब कॉलेज के पास ज़्यादा मार्क्स हैं, मोर देन 70% ऑफ मार्क्स आर विद कॉलेज। तो वो जो 75 मार्क्स हैं कंटिन्यूस असेसमेंट के, जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, उसकी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो टेस्ट्स हैं और जो क्विजेस हैं, उसको कंप्लीट कर दें। कोई एक भी बाकी नहीं रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है कि चलो डेडलाइन आ जाए या थोड़ा हमें मोहलत दिया जाए। मेरे पास बहुत ईमेल्स आते हैं स्टूडेंट्स की कि मैं बीमार हो गई थी, अब डिले करना है। तो उसमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मार्क्स हमें चाहिए, वो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए इसका जो पार्ट है, इसको कंप्लीट करें। रेगुलर अटेंडेंस भी एक मेजर कंसर्न है। इसमें अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीचर्स को आप सुन रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके प्रिपरेशन टाइम इतना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ भी नहीं किया, तो अभी आपको, क्योंकि एक मौका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो देता ही है, रेमेडियल क्लासेस भी कुछ कॉलेजेस में लगा देते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर्स देर से ज्वाइन किए हैं, तो अभी आप सारा ये काम खत्म करें। फर्स्ट थिंग, फिनिश ऑल द वर्क ऑफ द इंटरनल असेसमेंट एंड कंटिन्यूस असेसमेंट। जैसे ही वो ख़त्म हो जाए, तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लें जो अपने लिए रहे। और मॉर्निंग में ये 2 पीरियड्स हैं, जो लेट्स से 2 आवर्स के लिए मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगी। तो जो सिलेक्शन आपने किया है टॉपिक्स का, जो टीचर ने दिया हो, या कोई भी जो लास्ट कुछ ईयर्स के एग्जाम के पेपर्स हैं, उसको आप देख लीजिए। PYQs मैम। यस, और आप शुरू हो जाइए। अब देर इज़ नो टाइम, यू शुड हैव बिगन एज ऑफ यस्टरडे। मतलब बीते हुए कल से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन एंजाइटी मत लाइए अपने में, क्योंकि एंजाइटी से फिर और प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एंजाइटी का एक साइन है। हम सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेट वो करता है जो लेजी है। एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट वो करता है जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में आ गया है। वो डर के नहीं कर रहा है, उसको लगता है थोड़े दिन में इस टेंशन से दूर रहूं। तो उसको आप जल्दी, जैसे कहते हैं, टेक द बैंडेड ऑफ, उसको आप हटाइए, उस कष्ट को, और शुरू हो जाइए। अगर आप डिवाइड कर देंगे टाइम, तो आप बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। और अभी शुरू हो जाइए। अगर ग्रुप में आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ग्रुप्स बनाइए, उसमें पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। चलो ये मेरे 5 है, तो वो भी एक गुड स्ट्रेस का एक पार्ट है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर दिए। रात को आप अच्छे से नींद भी सो सकते हैं। रात को ज़्यादा प्रिपरेशन मत कीजिए। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, हम लोग बहुत सोचते हैं कि देखो ये बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, वो बाद में जाके एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ लेगा। लेकिन वो बात नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन हैज़ बीन सीन, मैंने काफ़ी मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा एंग्जाइटी में है। उनको डर लगता है कि पढ़ाई में आ जाएंगे तो उससे हमको कुछ एंग्जाइटी होगा, या क्या हमको कुछ आता नहीं है, इसलिए वो उसको अवॉइड करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ साइन ऑफ अवॉइडेंस, और अवॉइडेंस और एस्केप से ही तो होगा नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। जी, आप इसको बिल्कुल करिए। और एग्जाम डरने की बात नहीं, वो आप ही का इंडिविजुअल मार्क्स के बारे में है, तो यू हैव टू डू वेल, तो आपके बारे में है।
आप ही कर सकते हैं, इसमें और किसी का रोल ही नहीं है। तो मैम जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे बच्चे भी ड्यू में मुझे मिले हैं अभी, वो कह रहे साहब अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब उनके साथ क्या किया जाए? मुझे याद है हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमारे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो ऐसे करते थे, लास्ट मिनट पढ़ाई, फिर हम लोगों को अपना नोट्स मांग लेते थे। तो आई एम श्योर कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे थे जो हमारे समय के थे, उन्होंने अच्छा भी किया बाद में। तो मैं कहूँगी जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी शुरू करो। एंड अच्छा ये होगा कि आप एक मेंटर या टीचर गाइड को अपने साथ रख लो। उससे क्या होगा, कुछ लोगों को क्या होता है, सुन के भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ पॉइंट्स उनसे ले लीजिए जो लार्जर सिलेबस है। हो सकता है एक अच्छा गाइड या टीचर या मेंटर, और टीचर का भी इसमें बहुत रोल होता है। हमें जो कहते हैं ना, ये रिजल्ट ऑफ द क्लास होता है, जो टॉपर है उसके मार्क्स से टीचर्स को नहीं जाना जाता, वो लार्ज स्केल जो स्टूडेंट जैसे करते हैं। और मैं तो कहती हूँ लास्ट बेंच पे मेरे स्टूडेंट जो नहीं अच्छा किया वो भी मेरे वजह से नहीं अच्छा किया। तो टीचर्स को उस तरह का सपोर्टिव मैकेनिज्म देना पड़ेगा, और थोड़ा उसको ना जैसे समान भाव से करना पड़ेगा। हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी कुछ लोगों को डर लगता था, या हम भी कभी कभी किसी पेपर में प्रोक्रेस्टिनेट किए या देर से तैयारी किए, तो उन स्टूडेंट टीचर्स को उन स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग, उनको एक्सप्लेन करना, उनका डर जो भय है उसको दूर करना, और फिर उनको थोड़े क्वेश्चंस में तैयार कर देना, वो ज़रूरी है। लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रुप वर्क कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, लेकिन अब डीले मत कीजिए। अब कोई समय नहीं है डीले करने के लिए। सो इमीडिएटली दे शुड बिगिन। आज नहीं कल से शुरू करना चाहिए, तो आज से तो शुरू कर ले और अपने आप को अपना दोस्त बनाए। जी, और एक मैम आपने बात की कि PYQs का जो है अच्छे से यूज़ करें, तो वो कैसे करें मैम? वो प्रैक्टिस टेस्ट ले जितना ले सकते हैं, और अब बैठ के लिखें, टाइमर लगा दे, क्लॉक रख अपने सामने, अलार्म क्लॉक रखे, टाइमिंग करे, क्योंकि फर्स्ट ईयर्स के लिए पहली बार है। कुछ टीचर्स ने तो मॉक टेस्ट भी रखा कि उनको समझ में आए कि कैसे एग्जाम होता है, क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं। तो लॉन्ग राइटिंग होगा तो अपने घर में हो, कहीं पे भी हो, आजकल तो ऑनलाइन माध्यम में बहुत कुछ मिल जाता है, तो उस टेस्ट को अपने लिए रखें। और प्रैक्टिस, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस टेस्ट जैसे होता है, ये CUET की ट्रेन बच्चे हैं, इनको आता ही है कैसे लिया जाता है। सो वो ले, उसको रेगुलरली ले और लिखे। और अगर कोई टीचर भी नहीं मिला करेक्शन के लिए, क्योंकि टीचर अपने असाइनमेंट करेक्ट कर लिए, कंटिन्यूस असेसमेंट कर लिए, हो सकता है आपके प्रैक्टिस टेस्ट नहीं कोई कर रहा है, तो एक सीनियर को ढूंढो, या तो आप पीयर ग्रुप में भेजो। मैं हर समय ये भी कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपका पेपर जो है वो टीचर करेक्ट करे, आप एक दूसरे को दे दो पेपर, उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो एक अपने पीयर ग्रुप में भी वो पेपर को सर्कुलेट कर सकते हैं कि भाई मेरा जो टीम है वो आपका करेक्ट कर ले, वो आपको एक एडवाइस दे, एंड उससे दो लोग सीख जाते हैं। सो ये एक मेथड हो सकता है, जो उनको लगता है ना ये स्टूडेंट ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा स्टूडेंट या बुरा स्टूडेंट, वो मैं बिलीव भी नहीं करती, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है उससे थोड़ा बहुत करेक्शंस करा लो, उसको भी बोलो कि अपना वो पूरा पढ़ ले, तो उसमें एक पीयर लर्निंग भी हो जाती है। और एक चीज़ और भी है मैम, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वो फ्लो चार्ट बना के पढ़ते थे, क्या कॉलेज में भी इस तरह से जो है वो लास्ट मिनट पे ऐसी प्रिपरेशन की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम सिस्टम को समझने की जो तरीके होते हैं वो हर समय लगभग एक जैसे होते हैं। फ्लो चार्ट तो हम लोग भी बना लेते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, तो क्यों ना वो बनाए। कोई एग्जाम जो होता है वो आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए फ्लो चार्ट वो बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट के साथ साथ एक लास्ट मिनट, जैसे मुझे लगता है क्योंकि जो लोग ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में है, तो एक क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन है, 2 लाइन, वो कहीं लिख के रख ले। और जब लास्ट मिनट होगा, जो आपका बड़ा असाइनमेंट है, फिर आपका छोटा असाइनमेंट है, तो उसमें आप सिर्फ पॉइंट्स को जॉट डाउन करें, तो वो पॉइंट्स को आप बाद में रेफर कर लो, मेन अब नोट को मत पढ़ो। जब पॉइंट्स के बाद और जो फर्स्ट लाइन है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको डर लगता है कि फर्स्ट लाइन क्या था, तो फर्स्ट लाइन को आप अच्छे से रट ले। और बिल्कुल कोई चीटिंग का आप सपोर्ट मत लीजिए, ना कि फ़ोन ले आए क्लासरूम में, ना कि और कहीं पे लिख के ले आए कि याद नहीं रह रहा है। जो आप परिश्रम उसमें करते हो, उससे अच्छा वो आप उसको पढ़ लो। जी, क्योंकि DU जो है वो UFM केसेस में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। तो इसलिए अब हम फिर कुछ उसमें कॉलेज या कोई टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता। ये आपके एथिक्स के बारे में है, ये टेस्ट आपकी सिर्फ कैरेक्टर का भी है टेस्ट। जी। एक चीज़ और भी बच्चों ने पूछा है मैम कि CUT में भी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट किए थे, बोर्ड में भी किए थे, कॉलेज में कितने मॉक टेस्ट सफिशिएंट रहेंगे? आई थिंक कॉलेज में उतने मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्विज की तरह नहीं है, आपको थोड़ा सा माने लार्जर फाउंडेशनल नॉलेज बेस पे है। तो इसमें आप
2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट अगर पूरा लॉन्ग राइटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी होगा, 3 मॉक टेस्ट। बट अभी समय तो इतना है नहीं, सो इवन इफ यू आर मैनेजिंग 2 मॉक टेस्ट वो ठीक है। तो मैम हम उसी सवाल पे आ रहे थे कि एग्जाम में लिखना कैसे है, मीनिंग टू से क्या हाँ कैसे लिखें एग्जाम में, अपने आंसर को कैसे वो करें कि टीचर पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जी। अगर वो क्वेश्चन जिसके बारे में है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, सारे क्वेश्चन को शांति से पढ़े, नर्वस बिना हुए। तो वंस दे हैव रेड इट, अपने दिमाग में उसका फ्लो चार्ट जो आंसर है उसको ले आए, उसके बाद शुरू करें। और जैसे ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में होता है कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जैसे ऐसे राइटिंग का पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, सारे एलिमेंट्स है, जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप पूरा तर्क वितर्क, मतलब जो उसके फॉर है उसके अगेंस्ट है, फिर एक कंक्लूजन, ये सारा आपके आंसर में होना चाहिए। कुछ कोटेशंस या थिंकर्स के नाम भी होने चाहिए, जो राइटर्स है जो उस पर लिखे हैं उसके भी होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ की सारी राइटिंग ऑलमोस्ट एक लिटरेचर रिव्यू की तरह होती है, तो वो सारे 2-3 और कुछ कोटेशंस आप याद में रखो। हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं आया, किसी और क्वेश्चन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा लिखना उससे अच्छा मार्क्स मिलेगा ये नहीं है। जी मैम, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। एक पेरेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया कि कॉलेज में जो है एक्स्ट्रा शीट जितनी भरोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा आपका स्टैंडर्डाइज आंसर है उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, और कुछ लोग 10 पेज में उसी को लिख लेते हैं, कोई 5 पेज में। लेकिन हाँ, सब्सटैंशियल आंसर है तो आपको लिखने पड़ेंगे, आप ऐसे 2 पेज या 1 पेज में नहीं होगा। वो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के लिए है। और मैथ्स वगैरह में आप सॉल्व करो तो उसकी सारा फॉलो करो, सारे डिस्क्रिप्टिव रखो, क्योंकि वो टीचर देखने चाहते हैं जो करेक्शन कर रहे हैं कि आपने क्या नॉलेज बेस गेन किया, जो टीचर्स ने क्लास में पढ़ाए, या जो अच्छे बुक्स, और अच्छे बुक्स अगर रेफ़र किए उसकी रेफरेंस आपको पता चलना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको पता चलना चाहिए कि आपने इतने अच्छे बुक्स पढ़े हैं। और सर्दियों का मौसम मैम शुरू हो गया है और बहुत आलस का भी महीना हो जाता है, ये सुबह देर से उठते हैं बच्चे, तो क्या लेट नाइट पढ़ने का शेड्यूल बनाएं या मॉर्निंग में उठ के पढ़ें? अब तो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं सबकी अपनी अपनी बॉडी क्लॉक होती है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं मानती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठना चाहिए अगर आप उठ सकते हो। कि मिलेनियल्स का है अंडरस्टैंडिंग कि नहीं हम नहीं उठ सकते, लेकिन कोशिश करना चाहिए। इफ़ नॉट 5 o'clock 6 o'clock तो 7 o'clock तो आप उठ जाएं। आप अपना कॉफ़ी पिए, आप 1 घंटा उसमें पढ़ाई में लगाए। और प्रिपरेटरी लीव में अगर दिल्ली में आप किसी पीजी में है या हॉस्टल में, आपको मुझे लगता है अभी घर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है। आपको लगेगा आई विल बी कंफर्टेबल, बट वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आप जाएं, या पास में रहते हैं तो चले जाएं, दिल्ली के आसपास अगर आपकी सिटीज़ हैं। लेकिन अदरवाइज़ यू स्टे हियर, लाइब्रेरी में बैठो और फिर पढ़ाई करो, अच्छे से कंप्लीट करो और जल्दी सोने की कोशिश करो। लेकिन ये तो मेरे बस कहने की बात है। जो लोग रात को पढ़ते हैं तो ज़्यादा कॉफ़ी और टी लेके नहीं पढ़े, क्योंकि उससे क्या होता है बाद में, बिकॉज ऑफ द कैफीन कंटेंट, वो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, एंग्जाइटीज़ बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ती हैं, और एग्ज़ाम टाइम तक वो बर्न आउट हो जाता है, और वो मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट टाइम पे करना, थोड़ा खाना, और ज़्यादा कॉफ़ी टी नहीं लेना। जी, और चलते चलते मैम आज का लास्ट सवाल जो सभी बच्चों का है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ें? आई थिंक राइट नाउ तो एटलीस्ट आपको 12 आवर्स तक पढ़ना पड़ेगा, जो आपका छुट्टी है, आप सो के अच्छे से उठ के। अदरवाइज 7 to 8 आवर्स इज़ गुड इनफ, बट अभी तो आपको टाइम देना पड़ेगा, हाफ अ डे आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट शुड बी द जी, टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी वैल्यूबल गाइडेंस के लिए। और बेस्ट ऑफ लक सब स्टूडेंट्स को कि जी। अच्छा रिजल्ट करें, और सबका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद सबके लिए है। और अगर अच्छा नहीं भी हुआ, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। जी, तो अभी आपने सुना प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा को, और उन्होंने इतनी अच्छी एडवाइस आपको दी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। आपके कुछ और सवाल भी हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। एक एक दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मैम।